हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार अभी अभी व्लादिमीर पुतिन भारत से गए हैं वापस। भारत यात्रा करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान के साथ, भारत के दुश्मन के साथ ये कैसी दोस्ती दिखाने लगे दोस्तों, बताएंगे। व्लादिमीर पुतिन ने स्टील मिल पर कर ली बहुत बड़ी डील, अब इस नए सौदे पर चल रही है बात। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे स्टील मिल डील के बाद अब किस सौदे की चल रही है तैयारी और ये समझौता कैसे भारत पर डालेगा प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान भेज रहा था सड़ी गली दवाइयां, आनंद फानन में अफगान मंत्री पहुंचे भारत। अब होगा असली खेला दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ सभी रास्ते कर दिए बंद ट्रेड के और पहुंच गए भारत। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर की फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ, साझेदारी पर दिया बड़ा संदेश, क्या कहा। साथ ही बताएंगे इथियोपिया में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, मिला सर्वोच्च सम्मान। लेकिन वहीं आपको बताएंगे मुस्लिम देश जॉर्डन में प्रधानमंत्री मोदी जी की खातिरदारी देकर चिढ़ गया पाकिस्तान, खुद ड्राइव करके म्यूजियम तक लेकर गए क्राउन प्रिंस पीएम मोदी जी को। वहीं बांग्लादेश में चल रहे पाकिस्तान के 8 टेरर कैंप का हुआ बहुत बड़ा खुलासा। वहीं एसआईआर को लेकर बड़ी जानकारी बताएंगे, जहां बंगाल टॉप पर है एसआईआर के लिस्ट में। जी हाँ, एक से एक बेहतरीन खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत की वर्ल्ड डिप्लोमेसी सबसे बेहतरीन है दोस्तों, लेकिन फिर भी अपने भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान और रूस के जॉइंट इंटर गवर्नमेंट कमीशन यानी आईजीसी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के रिवाइवल के लिए दूसरा प्रोटोकॉल साइन कर दिया। इसके अलावा दोनों देशों ने इस डील पर आगे बढ़ने के लिए एक बैंकर, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन बोले तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने पर सहमति जताई है। इस समझौते को पाकिस्तान रूस संबंधों में मील का पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दोनों देश अब तेल को लेकर भी बहुत बड़ी डील की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने संकेत दिया कि अगर रियायती कच्चे तेल पर बात बन जाती है तो वो रूस के साथ लंबे समय के लिए समझौता कर सकता है। दोस्तों, भारत के असली दुश्मन पाकिस्तान और सबसे बेहतरीन दोस्त रशिया के संबंधों में ये मजबूती तब आई है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में भारत का दौरा किया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि उनका देश रूस के साथ तेल डील करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर रशिया इस सेक्टर में पाकिस्तान के साथ किसी भी समझौते पर सहमत होता है तो हमें बहुत खुशी होगी। पाकिस्तान और रूस संभावित तेल सेक्टर समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। औरंगजेब ने एक इंटरव्यू में आरआईए से कहा कि ये सभी क्षेत्र रूस की ताकत है और अगर रशिया इस सेक्टर में पाकिस्तान के साथ किसी भी समझौते पर सहमत होता है तो हमें बहुत खुशी होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के एनर्जी मंत्रालय चर्चाएं कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान को पता है कि रशिया जो है वो भारत का बेहतरीन दोस्त है और पाकिस्तान को अपनी हालत के बारे में भी पूरी जानकारी है कि कैसे वो बर्बाद देश बन चुका है। ऐसे में वो पूरी कोशिश में लगा है कि भारत और रशिया के बीच जो अच्छी बॉन्डिंग है, जो अच्छी दोस्ती है, उसके बीच में खलल डाला जाए और इसीलिए रशिया को ऑफर देने का प्रयास कर रहा है दोस्तों पाकिस्तान। इसीलिए अब स्टील मिल डील के बाद तेल सौदे की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। इस डील को लेकर रशिया को इतना इंसिस्ट कर चुका है कि रशिया को हामी भरनी पड़ी। हालांकि सवाल यह है कि यह समझौता भारत रूस रिश्तों पर कैसे प्रभाव डालेगा, तो आपको बता दें, रूस पाकिस्तान स्टील मिल समझौता भारत रूस संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं डालेगा, बल्कि इस डील से भारत रशिया के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ बातचीत जरूर बढ़ेगी, जिससे कि रशिया पाकिस्तान को भी एक ऑप्शन की तरह देख सकता है। भारत और रूस के बीच दिसंबर 2025 में रेलॉस डिफेंस एग्रीमेंट प्रभावी हो गया, जो सैन्य सुविधाओं, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के पारस्परिक उपयोग को सक्षम बनाता है। ये आर्कटिक में भारत की पहुंच बढ़ाएगा और रशिया को इंडियन ओशन में मजबूती देगा, जिससे ऑल वेदर फ्रेंडशिप और ज्यादा गहरी होगी। रशिया बहुपक्षीय कूटनीति अपनाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों से लगातार प्रतिबंध की मार झेल रहा है। दोस्तों, रशिया ऐसे में ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के साथ डील साइन करना पड़ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि रशिया मजबूरी में पाकिस्तान जैसे देशों के साथ भी डील साइन कर रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी भारत के साथ रक्षा, ऊर्जा और व्यापार की गहराई बरकरार है। पाकिस्तान पहले से 2023 से रूसी तेल खरीद रहा है, पर भारत का आयात इससे कहीं ज्यादा है। भारत को चिंता की कोई बड़ी वजह नहीं, क्योंकि रूस अपने पारंपरिक साझेदार को प्राथमिकता देता है। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर
पाकिस्तान भेज रहा था सड़ी गली दवाइयां, आनन फानन में अफगान मंत्री पहुंचे भारत अब होगा असली खेल। कैसे बता दें कैसे पाकिस्तान ने भेजी एक्सपायरी दवाइयां, अफगानिस्तान ने ट्रेड के सभी रास्ते कर दिए बंद। पाकिस्तान से लगातार मिल रही व्यापारिक धोखाधड़ी से परेशान अफगानिस्तान ने अब इस्लामाबाद के साथ ट्रेड के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं और भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो दवाइयों के नाम पर घटिया क्वालिटी और एक्सपायर्ड मेडिसिन भेज रहा था, जो मरीजों के लिए फायदे के बजाय जानलेवा साबित हो रही थी। इसी पृष्ठभूमि में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि यह दौरा भारत अफगानिस्तान स्वास्थ्य सहयोग को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। अफगानिस्तान का स्वास्थ्य ढांचा इस समय बुरी तरीके से चरमरा चुकी है और देश को दवाइयों, मेडिकल उपकरणों, डॉक्टरों की ट्रेनिंग और मानवीय सहायता की सख्त आवश्यकता है। हालांकि जलाली के दौरे को लेकर अभी आधिकारिक कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत से दवाइयों की आपूर्ति, मेडिकल सपोर्ट और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग पर बातचीत हो सकती है। दोस्तों, कुछ महीने पहले अफगान सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए थे। काबुल ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान से आने वाली कई दवाइयां एक्सपायर्ड थी और कुछ मामलों में मरीज की हालत और बिगड़ गई। इसे अफगानिस्तान ने मानवीय अपराध करार दिया था। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीजी के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री का भारत आना इस बात का क्लियर संकेत है कि काबुल भारत के साथ व्यापार, मानवीय सहायता और गैर राजनीतिक सहयोग को मजबूत करना चाहता है। भारत पहले ही अफगानिस्तान को शिक्षा, सड़क निर्माण, खाद्यान्न, दवाइयों और अन्य मानवीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से दूरी बनाकर भारत को नया रणनीतिक साझेदार बनाना अफगानिस्तान की मजबूरी भी है और जरूरत भी। जी हाँ, हुर्रियत रेडियो इंग्लिश के एक्सपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दौर में 25 तरह की दवाएं इंपोर्ट की जाएंगी। इसमें भविष्य में अफगानिस्तान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रक्रिया को बढ़ाने की योजना है। दूसरी ओर अफगानिस्तान फार्मास्यूटिकल सर्विसेज यूनियन के सदस्यों ने पुष्टि की है कि देश में फिलहाल 400 से ज्यादा कंपनियां दवाओं के इंपोर्ट में लगी हुई हैं, जो हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की दवाएं हासिल करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अब ऐसे में तालिबान सरकार के प्रतिबंध से पाकिस्तानी दवा निर्माता कंपनियों के लिए बड़ा बाजार बंद हो गया है। ऐसे में उन्हें दूसरे अल्टरनेटिव को देखना होगा, जहां माल पहुंचाने का लागत अफगानिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा होगा। यानी कि दोस्तों, तालिबानियों ने पाकिस्तान को बड़ा और तगड़ा झटका दिया और भारत के साथ दवाओं की डील से भारत को बड़ा फायदा होने की पूरा आसार है। दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो, अगर आप भी मानते हैं कि ईमानदारी और सही तरीके से कार्य किया जाए तो देर से ही सही लेकिन उन्नति और देश का विकास, देश में ग्रोथ होगा ही होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत अमेरिकी रिश्तों में नया मोड़ देखने को मिला है। दोस्तों, जहां ट्रंप ने खुलकर की प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ, साझेदारी पर दिया बड़ा संदेश। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त कहा है। इस संबंध में भारत में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की। दोस्तों, अमेरिकी दूतावास की ओर से किए गए इस पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर है। यह एक अद्भुत देश है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इस बयान को अमेरिका भारत के बढ़ते रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, गौरतलब है कि ट्रंप की यह टिप्पणी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत के बाद आई है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर इथियोपिया में प्रधानमंत्री मोदी जी का हुआ जोरदार स्वागत, मिला सर्वोच्च सम्मान। साथ ही आज संसद को कर रहे होंगे संबोधित। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को अफ्रीकी देश इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंच गए। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे। दोस्तों, एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद इथियोपिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइव करके होटल तक लेकर गए। रास्ते
में दोनों प्रधानमंत्रियों ने रुककर साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी देखा, जो शुरुआती प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ऊपर उठाने का फैसला किया। इथियोपिया में मोदी जी का यह पहला द्विपक्षीय दौरा है। वो आज इथियोपिया की संसद को संबोधित करेंगे। इससे पहले यहाँ पहुंचते ही नेशनल पैलेस में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री अभी अहमद अली ने मोदी जी को एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से रिसीव किया, खुद कार ड्राइव करके अपने साथ होटल तक ले गए। रास्ते में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क दिखाया, जो शेड्यूल में नहीं था। नोबेल पीस प्राइज विजेता इथियोपियन पीएम के ये स्पेशल जेस्टर मोदी जी के लिए बड़े सम्मान दिखाते हैं। एयरपोर्ट पर मोदी जी ने प्रधानमंत्री अभी अहमद अली के साथ पारंपरिक कॉफी सेरेमनी में भी हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें होटल पहुंचने पर मोदी जी का भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कुछ लोकल आर्टिस्ट ने डांस परफॉर्मेंस भी दी और ऐसा देश है मेरा गाने की थीम पर डांस करके उनका स्वागत किया। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सबसे बड़ा अवार्ड ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी दिया। मोदी जी दुनिया के पहले ग्लोबल हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। ऐसे में कांग्रेचुलेशन पीएम नरेंद्र मोदी जी। कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों, इथियोपिया के द्वारा दिए गए द ग्रेट ऑनर निशान यानी कि वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित करने को लेकर तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, इथियोपिया से पहले उन्होंने जॉर्डन की यात्रा की थी दोस्तों, जहां पर इस मुस्लिम देश जॉर्डन में भी प्रधानमंत्री मोदी जी की खातिरदारी देखकर चिढ़ गया पाकिस्तान। वहां के क्राउन प्रिंस खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को ड्राइव करके म्यूजियम तक लेकर गए। जी हाँ, एक खास अंदाज में जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकंड मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन संग्रहालय तक अपनी गाड़ी में लेकर गए। क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के वंशज है। सोशल मीडिया पर पोस्ट एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि महामहिम रॉयल क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकंड के साथ द जॉर्डन म्यूजियम जाते हुए गौर करने वाली बात है दोस्तों कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइव करके होटल तक ले गए। वहीं उससे पहले जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने भी इसी तरीके का व्यवहार दिखाया। वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल इन दोनों देशों की यात्राओं ने फील कराया, जो दर्शाता है कि भारत का ओहदा हर किसी के नजर में अब काफी ऊंचा हो चुका है दोस्तों, जो कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान जैसे देश का चिढ़ना तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत जॉर्डन द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में दुगना करके 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का मंगलवार को प्रस्ताव भी रख दिया। साथ ही उन्होंने जॉर्डन की कंपनियों का देश की उच्च आर्थिक वृद्धि का लाभ उठाने और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आमंत्रित भी किया। अब इसके बाद दोस्तों ओमान की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ओमान को लेकर जो बड़ी जानकारी आपको बता दें, ओमान की बात करें तो ये एक मुस्लिम देश है जहां की करेंसी की वैल्यू भारतीय रुपया के मुकाबले काफी ज्यादा है। Voice.com की रिपोर्ट के मुताबिक एक ओमानी रियाल की कीमत 236 रुपया है दोस्तों। इसका मतलब साफ है कि ओमान में कमाई गई रकम भारत में बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति ओमान में 500 OMR कमाता है तो उसे भारत में ये रकम करीब 1,18,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। यही वजह है कि ओमान में काम करने वाले भारतीय अपने परिवार को भारत में बेहतर आर्थिक सहारा दे पाते हैं। ओमानी रियाल की ताकत के पीछे कई बड़े कारण है। ओमान तेल और प्राकृतिक गैस से भरपूर देश है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इसके अलावा ओमान की अर्थव्यवस्था काफी स्थिर है और विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत स्थिति में है। एक और अहम कारण है देश की जनसंख्या कम है और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। कम आबादी और मजबूत राजस्व के कारण ओमान अपनी मुद्रा को स्थिर और शक्तिशाली बनाए रखने में सफल रहा है दोस्तों। ऐसे में इस देश ओमान की यात्रा करना वाकई में भारत के लिए बहुत बड़े फायदे का सौदा हो सकता है। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी। आप लोग कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बांग्लादेश में चल रहे पाकिस्तान के 8 टेरर कैंप, 3 तो भारत के नजदीक दोस्तों। बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क एक बार फिर गंभीर चिंता का कारण बनता दिख रहा है। खुफिया जानकारी और रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान और जमात इस्लामी की मदद से 8 आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। इनमें से 3 कैंप भारत की सीमा के बेहद नजदीक है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक ये कैंप सीधे या परोक्ष रूप से पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क और कट्टरपंथी संगठनों की मदद से संचालित हो रहे हैं दोस्तों। जिन इलाकों
में ये टेरर कैंप चल रहे उन इलाकों के नाम है चिट्टोगोंग, बजीला, चिट्टोगोंग हिल, टेक्टस, वही नदी किनारे और 4 इलाकों में जमात उल मुजाहिदीन के ठिकाने होने की जानकारी है दोस्तों। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजी वाजिद जॉय ने भी इन आतंकी कैंपों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट मिल रही है और पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क दोबारा पैर पसार रहे हैं। जॉय के मुताबिक ये स्थिति सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेशी नेता ने दी नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की धमकी। कहा, हमारे देश में अगर अशांति फैली तो भारत से नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों को अलग कर देंगे। जी हाँ, बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के एक नेता हसरत अब्दुल्ला के बयान ने भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बीते दिन उन्होंने ढाका के केंद्रीय शहीद मीनार में इनकलाब मंच द्वारा आयोजित सर्वदलीय विरोध रैली को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर क्षेत्रीय परिणाम होंगे। दोस्तों, हसरत अब्दुल्ला ने भारत को सीधे धमकी देते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश की संप्रभुता, मतदान अधिकार और मानवाधिकारों का सम्मान न करने वाली ताकतों को शरण दी गई तो बांग्लादेश भी जवाब देगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अस्थिरता की आग सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकती है। वहीं बता दें, बांग्लादेश में पाकिस्तान पर जीत का मना जश्न 1971 के मुक्ति युद्ध की 54वीं वर्षगांठ मनाई गई। दोस्तों, बांग्लादेश ने मंगलवार को भारत की सहायता से पाकिस्तान के विरुद्ध मुक्ति संग्राम में अपनी जीत की 54वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके को यादगार बनाने के लिए 54 पैरा ट्रूपर्स ने आसमान से छलांग लगाई। इसके अलावा पूरे बांग्लादेश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि इस अवसर पर बांग्लादेश की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई आभार व्यक्त नहीं किया गया, जबकि 2021 में जब बांग्लादेश ने मुक्ति के 50 वर्ष पूरे किए थे तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सरकारी मेहमान के तौर पर आमंत्रित भी किया था। लेकिन दोस्तों, ये गलत नोटेशन मिलता दिखाई दे रहा है बांग्लादेश की ओर से। मोहम्मद यूनुस के सरकार के अंतर्गत आज जिसकी वजह से बांग्लादेश बना है, आज जिसकी वजह से बांग्लादेश की औकात है, आज अगर भारत हेल्प नहीं करता तो बांग्लादेश बनता भी नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों, बांग्लादेश ये जानते हुए भी भारत को कोई भी आभार व्यक्त नहीं किया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। लेकिन वहीं आपको बता दें, आखिर इस विजय दिवस पर शहबाज मुनीर को किसने धमकाया? कहा कि बलूचिस्तान, पीओके और सिंध को खाली करे पाकिस्तान। जी हां, भारत में कल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत शौर्य और पराक्रम को याद किया जा रहा है। कल के ही दिन 16 सितंबर 1971 को भारतीय सेना ने 1971 युद्ध बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में विजय प्राप्त की थी, जिसमें लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े आत्मसमर्पण में से एक था। ऐसे में भारतीय सेना को पाकिस्तान से भी बधाई संदेश मिला है। ये बधाई किसी और ने नहीं बल्कि बलूच नेता मीर यार बलूच ने दी है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए बलूचिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और सिंध को तुरंत खाली करने को कहा है। मीर यार बलूच ने एक्स पर लिखा कि बलूचिस्तान गणराज्य की चेतावनी इतिहास पाकिस्तान के 1971 के पतन को दोहराएगा। भारत को विजय दिवस की शुभकामनाएं। बलूचिस्तान गणराज्य एक बार फिर पाकिस्तान की कब्जा करने वाली ताकतों को एक साफ और सीधी चेतावनी देता है। बलूचिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और सिंध को खाली कर दे, नहीं तो 1971 में दुनिया ने जो ऐतिहासिक और अपमानजनक पतन देखा था, वैसा ही एक और पतन झेलने का जोखिम उठाए। इतिहास ने दिखाया है कि अत्याचार, कब्जा और क्रूरता ज्यादा समय तक नहीं टिकते, सिर्फ जवाबदेही ही टिकती है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर समंदर में खड़ी थी रूसी पनडुब्बी, यूक्रेन ने कर दिया धुआं। जेलेंस्की ने की ट्रंप को गुस्सा दिलाने वाली हरकत। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रशिया और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने की कोशिशों को एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है। 4 वर्षों से चली आ रही जंग में पहली बार यूक्रेन ने रशिया की किसी पनडुब्बी को निशाना बनाया है। खास बात यह है कि ब्लैक सी के एक बंदरगाह पर खड़ी इस पनडुब्बी पर यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU यानी सिक्योरिटी ब्यूरो ने इस हमले को अंजाम दिया और हमले के बाद एक वीडियो भी जारी किया। SBU के मुताबिक ब्लैक सी यानी काला सागर में रशिया के नोवोरोसियस्क बंदरगाह पर खड़ी वर्षा व्यांका यानी किलो क्लास की इस सबमरीन को निशाना बनाया गया है। प्रोजेक्ट 636.3 नाम की यह अटैक सबमरीन 4 कैलिबर मिसाइल से लैस थी। फिलहाल दोस्तों, लगभग 4 सालों से जारी यूक्रेन जंग में एक बार फिर शांति की उम्मीद जगी है। नए अमेरिकी प्रस्ताव पर जोरों शोरों से काम चल रहा है, जहां अमेरिका दोनों पक्षों को समझा बुझाकर प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की कोशिश
कर रहा है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को कहा है कि उनके द्वारा तैयार की गई शांति योजना के लगभग 90% बिंदुओं पर यूक्रेन और यूरोप सहमत हो चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि दोनों देश शांति समझौते के पहले से कहीं अधिक करीब हैं। दोस्तों, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बयान में कहा है कि रूस के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अगले कुछ दिनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके बाद अमेरिकी दूत अगले सप्ताहांत अमेरिका में संभावित बैठकों से पहले समझौते के मसौदे को रशिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का बड़ा दावा, बॉन्डी बीच नरसंहार, आईएसआईएस आतंकी हमला, मुठभेड़ में हमलावर बाप की मौत। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की संघीय पुलिस ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुका उत्सव के दौरान हुई सरेआम गोलीबारी इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस से प्रेरित एक आतंकवादी हमला था। इस हमले में अब तक जानकारी के मुताबिक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 लोग घायल अवस्था में अस्पतालों में भर्ती है। इनमें से 10 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस आयुक्त क्रिसी बैरेट ने प्रेस वार्ता में बताया कि जांच के दौरान मिले ठोस सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। वहीं आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर पिछले सप्ताहांत यहूदी पर्व हनुका का जश्न मना रहे लोगों पर हुए आतंकवादी हमले की मंगलवार को कड़ी निंदा कर दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिलहाल जयशंकर जी इजराइल देश में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल दोनों के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। जयशंकर जी इजराइल की 2 दिवसीय यात्रा के तहत मंगलवार को तेल अवीव पहुंचे। उन्होंने अपने इजरायली समकक्ष गिदोन मोजे सार के साथ संवाददाताओं से बातचीत की। जयशंकर जी ने कहा कि सबसे पहले मैं बॉन्डी बीच पर हनुका उत्सव के दौरान हुए आतंकवादी हमले में जान माल के नुकसान पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, चुनाव आयोग ने मंगलवार को 12 राज्यों में से पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की ड्राफ्टर वोटर लिस्ट जारी कर दी। इन सभी राज्यों में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। 5 राज्यों की जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सबसे अधिक नाम पश्चिम बंगाल में कटे हैं। यहाँ 58,20,899 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें 24,16,000 वोटरों की डेथ हो चुकी है। 32,65,000 पश्चिम बंगाल से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं और 1,38,000 से अधिक वोटरों के राज्य के अंदर ही 2 या इससे अधिक जगह वोटर कार्ड बने पाए गए हैं। इन सभी के नाम काट दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, नाम काटने की सबसे ज्यादा संख्या की अगर बात करें तो बंगाल टॉप पर है। जी हाँ, और बंगाल से ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही थी जिस प्रकार से बंगाल से घुसपैठियों को लेकर खबरें आती थी दोस्तों, या फिर चुनाव के समय में धांधलियों की खबर आती थी, हत्याओं की खबर आती थी। इससे क्लियर था कि बंगाल में कहीं ना कहीं वोटरों को लेकर धांधलियां जरूर हो रही थी। ऐसे में एसआईआर लाकर के चुनाव आयोग ने बेहतरीन कदम उठाया है। दोस्तों, आपकी क्या है इस पर राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर वाला कदम बंगाल में सबसे सटीक कदम है और ऐसा होना चाहिए तो राय जरूर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, ये थी कि सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।